हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, हमने 3 लेक्चर यूनिट 1 के कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर नंबर 4 पे आ गए हैं यूनिट 1 में। और कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस वगैरह वगैरह यही सब हम बात आपसे कर रहे थे, क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में खूब पढ़ा है। उसी को आगे थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। हमने मोनोटोन सीक्वेंस आपको समझाया था। अब मोनोटोन के साथ में कुछ एग्जाम्पल भी आपको कराए थे जो पूछे जाते हैं खूब सारे। अब उसी को थोड़ा और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे अब टर्म आता है इवेंचुअली मोनोटोन सीक्वेंस। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझाते हैं हम आपको। डालिए हेडिंग इवेंचुअली मोनोटोन सीक्वेंस। इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस। इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई सीक्वेंस है, मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक सीक्वेंस है हमारे पास कि अगर कोई भी सीक्वेंस है उसको हम इवेंचुअली मोनोटोन सीक्वेंस तब कहेंगे एक ऐसा यम मिल जाए, ठीक, ऐसा एक यम मिल जाए जहाँ पे एक टर्म क्या हो जाए, मोनोटोन हो जाए। जैसे मान लो एक सीक्वेंस है हमारे पास, यहाँ पे कुछ भी है। जैसे मान लो ये यहाँ पे चल रहा है 0, फिर -1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर -3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 2 आ गया माइनस का। फिर इसके बाद से 10, 11, 12, 13, 14 डॉट 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 वाले सीक्वेंस की टर्म है। जैसे ये x1 टर्म है, x2 टर्म है, x3, x4, x5, x6, x7 और x8 और फिर x9, फिर x10, फिर डॉट डॉट डॉट। ये टर्म ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी और ये इसकी। तो मान लो हमने एक ये एक्सन टर्म है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सन एक सीक्वेंस है। तो एक्सन को हमने ऐसा बना दिया, ऐसा ए ए ए एक बना दिया जहाँ पे कोई हम m एक ले रहे हैं, यम नेचुरल नंबर, ठीक, यम एक नेचुरल नंबर ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने कहा कि ए एन, जैसे मान लो 10 एक्स एन है, यहाँ पे लिखो ए एन, ठीक, और प्लस का m-1। इससे क्या बनेगा? जैसे मान लो, अरे इसको ऐसे ना समझो तुम, सिंपल ये समझो कि इवेंचुअली मोनोटोन सीक्वेंस हम इस सीक्वेंस को क्यों कहेंगे। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर एक टर्म से लेके 8 टर्म तक कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। देखो 0 से फिर -1, -1 से 2, 2 से 5, 5 से फिर -3, -3 से 4, 4 से 8, 8 से फिर -2। मतलब ये कि x1 से लेके x8 तक इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन जैसे x9 के आउटवर्ड जा रहे हैं फिर यह सीक्वेंस डायरेक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाती है ना। तो ऐसी सीक्वेंस जो कुछ टर्म को छोड़कर आगे इंक्रीज करने लगती हैं, उन सीक्वेंसेस को इवेंचुअली मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं या इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। समझ में आई बात? तो अगर इसकी डेफिनेशन होगी तो क्या होगी हमारे पास, लिखो लेट xn be a sequence, then we say that it is eventually monotonic. It is eventually monotonic, है ना। अगर xn कोई सीक्वेंस है तब हम इसको इवेंचुअली मोनोटोनिक कहेंगे इफ m belongs to natural number such that bn is monotonic when bn is equal to xn plus m-1। मतलब ये वही चीज़ लिखी है कि कुछ टर्म को छोड़कर उसके आगे वाले टर्म से वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रही है, तो उस वाली सीक्वेंस को हम इवेंचुअली मोनोटोन सीक्वेंस बोलते हैं।
अब आता है हमारे पास इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट हेडिंग है इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। क्या कहते हैं? इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक, ये हमारे पास क्या कहती है? अ सीक्वेंस xn इज सेड टू बी इवेंचुअली कांस्टेंट। लिखो अ सीक्वेंस xn is said to be eventually constant if there exists m belongs to natural number such that xn is equal to अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। इस चीज़ का मतलब जानते हो? इसका मतलब ये होता है कि कुछ m टर्म छोड़ के, जैसे मान लो कि एक सीक्वेंस हमने ली 0 1 5 7 8 -1 2 4, इसके बाद सारी की सारी टर्म 1 1 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से सीक्वेंस के अंदर आई। तो जैसे ये हो गया x1 ये हो गया x2 ये हो गया x3 ये हो गया x4 ये हो गया x5 x6 x7 x8 x9, इसको 8 कर लो, और x10 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हमको ये बात पता चली कि जो xn सीक्वेंस है वो 1 है फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू 9, है ना। तो इस वाली सीक्वेंस को, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 9 के आगे जितनी सीक्वेंस के अंदर टर्म आ रही वो सारी की सारी टर्म क्या है? 1 है। वो सारी की सारी टर्म क्या है? 1। उससे पहले क्या है? यहाँ तो मैंने दिखा दिया, कभी कभी सीक्वेंस के अंदर नहीं दिखेंगी, वो इसी तरीके से लिखी जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस टाइप की सीक्वेंस को इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस बोलेंगे। मतलब पहले अपना कुछ टर्म तक का पैटर्न पता नहीं कैसे वो करे, हमें नहीं पता, वो जिसका जो मन हो वो करे, है ना। वो सोच रही है, मतलब मान लो ये सोच नहीं रही है, x1 से लेके x9 तक के टर्म, ठीक, या x1 से लेके x10 तक के टर्म, या x1 से लेके 100 तक के टर्म, यानी यम टर्म ऐसे हैं जिसमें सीक्वेंस का पैटर्न क्या है ये मुझे नहीं पता। वो कहते मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, तो जियो ना भाई, कौन रोके है तुमको। लेकिन उसके आगे आगे क्या हो जाता है? जैसे आजकल की लाइफ में तुम देख लो, जैसे जो लड़के लड़की होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर जो होता है, ठीक, तो उनमें सबको अपने हिसाब से लाइफ जीनी होती है कि नहीं मुझे अपने हिसाब से जीनी, मुझे अपने हिसाब से जीनी, ठीक। तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर एक दूसरे के हिसाब से जीना होता है। हालांकि अब तो वहाँ भी गड़बड़ हो रहा है माहौल ठीक है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के हिसाब से ही जीना होता है ना। तो वो कहता है कि चलो तुम 10 साल 12 साल 15 साल कुछ भी कर लिए, लेकिन अब तुम मेरे हिसाब से ऐसे चलोगे, है ना। तो उसे बोलते हैं इवेंचुअली कांस्टेंट लाइफ। बट उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पता चला कि 9 टर्म के बाद वाले जितने भी टर्म हमारे पास आएंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे? 1 रहेंगे। इसलिए इसको कांस्टेंट सीक्वेंस 1 बोलेंगे। और कौन सी कांस्टेंट? इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस 1। तो इसी तरीके से आपको सीक्वेंस बना के दे दी जाएंगी। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन आपको दे दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस अल्फा। पहला ऑप्शन है कि xn इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल n। दूसरा है xn इज इक्वल टू अल्फा -1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। तीसरा है xn इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। चौथा है xn इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल x, है ना। इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन बना के दिए जाएंगे तो इवेंचुअली कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? दिस टर्म। तो दिस इज करेक्ट, और बाकी सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से बनाया जाएगा। ओके, अब इसके बाद आती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कन्वर्जेंस की, है ना। कि मोनोटोन सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगी? कि कोई भी मोनोटोन सीक्वेंस होगी तो कन्वर्ज तब करेगी जब वो बाउंडेड हो जाए। सिंपल सा बात है। इसको थ्योरम वाइज लिखना चाहते हो तो लिखो
ये थ्योरम हमारे पास एक आती है कि ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for the convergence of a monotonic sequence is that it is bounded. ये बात हमने आपको बताई थी, MCT थ्योरम बोलते हैं, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, कि मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्ज तभी करेगी अगर वो बाउंडेड हो जाए। या फिर इसको इस तरीके से कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा आपको, अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस यहाँ पे डेट इज, ये कह सकते हो अगर कोई मोनोटोन सीक्वेंस है, मोनोटोन हमने आपको चेक करना सिखाया, मोनोटोन सीक्वेंस बाउंडेड अगर हो जाती है तो ये इंप्लाई करेगा CGT मतलब कन्वर्जेंट, जिसे बोलते हैं MCT का मतलब मोनोटोन्स कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक, अब इसमें पॉइंट हम 2 लिख लेते हैं इसी से, या रिजल्ट कह लो 2। रिजल्ट पहला है कि जैसे कोई सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग है, जैसे मतलब एक्सएन अगर सीक्वेंस है और एक ऐसी है मोनोटोन इंक्रीजिंग है, मोनोटोन अगर इंक्रीजिंग है तो ये कंफर्म बात पता है कि ये बाउंडेड बिलो होगी। ये बात पता है, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग होगी, लास्ट लेक्चर में करवाया था, तो बाउंडेड बिलो होगी। तो अगर मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव दिखा दें, क्या दिखा दें, बाउंडेड अबव, ये हो जाएगी बाउंडेड। ये एक्शन कैसी हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी, और बाउंडेड हो जाएगी तो मोनोटोन सीक्वेंस कैसी हो गई, बाउंडेड, तो ये कन्वर्ज कर जाएगी, तो ये बाउंडेड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बाउंडेड। यानी इसका मतलब ये क्या होगी, कन्वर्जेस को CGS लिख रहे हैं, कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, उसे हम बोलेंगे द सुप्रीमम एंड अगर मोनोटोन डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, नहीं मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और वो साथ में हो जाए, डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो हमेशा क्या रहती है, अगर डिक्रीज कर रही है तो बाउंडेड अबव रहेगी। तो अगर हम उसको बाउंडेड बिलो दिखा दें, किसी तरीके से बाउंडेड बिलो दिखा दें, तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। तो एक कन्वर्जेस टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी द मिनिमम, कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, मिनिमम, जिसे हम इन्फीमम कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट हो गया एक और रिजल्ट ही समझ लो, या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में आप सोच लो, जो भी मन हो कह लो, है ना। जैसे कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, एक रिजल्ट और लिखो, रिजल्ट दूसरा है, ये हमारे पास है अ बाउंडेड सीक्वेंस which does not converse and has at least 2 limit points and has at least 2 limit point is said to oscillate finitely, है ना। अगर कोई आपको बाउंडेड सीक्वेंस मिलती है और वो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती है,
क्योंकि अगर उसके पास दो लिमिट आएंगे, कन्वर्ज नहीं करेगी, इसका मतलब कम से कम उसके पास दो लिमिट पॉइंट होंगे, तो उसे हम बोलेंगे ऑसिलेट फाइनाइटली। इसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। दो टाइप की होती है, एक आइसोलेट फाइनाइटली और एक आइसोलेट इनफाइनाइटली। ये तो हो गई फाइनाइटली। फाइनाइटली में सीक्वेंस कैसी होती है? बाउंडेड। इनफाइनाइटली, ऑसिलेट इनफाइनाइटली में सीक्वेंस कैसी होती है? अनबाउंडेड। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये लिखो, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस is said to be oscillate infinitely if it diverges neither plus infinity nor minus infinity. If it diverges neither plus infinity और nor minus infinity, मतलब दूसरी जो होगी वो ऑसिलेट इनफाइनाइटली सीक्वेंस होगी। वो तभी हो सकती है जब वो अनबाउंडेड सीक्वेंस हो। बाउंडेड सीक्वेंस तो ऑसिलेट फाइनाइटली आएगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑसिलेट इनफाइनाइटली आएगी अगर वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्स नहीं करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सीक्वेंस है, देखो सीक्वेंस हमने देखा, तो या तो वो कन्वर्स करेगी या तो नॉट कन्वर्जेंट होगी। नॉट कन्वर्जेंट को हम डाइवर्जेंट की केस में रख रहे हैं। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। बाउंडेड सीक्वेंस कॉसी भी होती है, इसके बारे में हमने अभी आपको बताया नहीं। और कॉसी होती है ये एक लिमिट पे कन्वर्स करती है, वन लिमिट पे कन्वर्स करती है। ठीक, अगर नॉट कन्वर्जेंट होगी तो या तो वो डाइवर्जेंट होगी या तो क्या होगी, ऑसिलेटरी डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी होगी। ऑसिलेटरी में दो केस, ऑसिलेटरी फाइनाइटली होगी या ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली होगी। ऑसिलेटरी फाइनाइटली जो आती है वो बाउंडेड सीक्वेंस होती है, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली होती है वो जो अनबाउंडेड सीक्वेंस होती है। ओके, ऑसिलेट सीक्वेंस को बेसिकली हम बोलते हैं प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस, है ना। ऑसिलेट फाइनाइटली कुछ और नहीं होता, एक डाइवर्जेंट का केस ही होता है जो किसे हम प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। ये ग्राफ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसे ध्यान दो कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है xn हमारे पास -1 की पावर n है, ये बाउंडेड होता है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा -1 + 1 इसकी रेंज में आएगा। अगर किसी सीक्वेंस की रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड होगी, ये बात कंफर्म है। ये ऑसिलेटरी है क्योंकि ये -1 + 1 -1 + 1 बार बार ऑसिलेट करेगी, है ना। तो ये है ऑसिलेटरी बाउंडेड सीक्वेंस। ऑसिलेटरी बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड है, ऑसिलेटरी है, कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है क्योंकि इसके पास दो लिमिट पॉइंट है ना। ओके, जैसे दूसरी बात करें, अगर हम xn ऐसा कुछ ले लें n -1 की पावर n, तो इसमें देखो एक बार आ जाएगा 2n -1 की पावर 2n और एक बार आ जाएगा 2n -1 और -1 की पावर 2n -1। ये आ जाएगा हमारे पास 2n और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2n -1, इस तरीके से। तो ये सीक्वेंस क्या हुआ, इसके पास लिमिट पॉइंट क्या मिला हमको? फाई कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ और ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ना तो ये प्लस इन्फिनिटी पे कन्वर्स कर रही है ना तो ये माइनस इन्फिनिटी पे कन्वर्स कर रही है, यानी दोनों लिमिट आ गई ना इसकी। तो ये कैसी हो जाएगी? ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। और ये सीक्वेंस कैसी है? अनबाउंडेड, नॉट बाउंडेड। ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। समझ में आ गया इतनी बात? बहुत बढ़िया। और जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अगर xn हमको ये दे दिया जाए n + -1 की पावर n × n, तो इसको जब सॉल्व करोगे अगर इवन लोगे तो n और ये 1 देगा, n आ जाएगा। और अगर ऑड लोगे तो आ जाएगा n - n, मतलब एक टर्म 0 होगा और एक टर्म क्या होगा? 2n होगा। तो इसका जो लिमिट पॉइंट बना, एक लिमिट पॉइंट तो हमको मिल गया इस सीक्वेंस का, क्या? 0।
बट ये वाली जो सीक्वेंस है कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और जबकि उसका एक लिमिट पॉइंट भी मिल रहा है, तो ये हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस तो होगी, कौन सी होगी, इनफाइनाइटली। समझ आई बात या नहीं बताओ। ऑसिलेट फाइनाइटली और ऑसिलेट इनफाइनाइटली के बारे में अगर आप समझ पाए हों तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाए हैं तो और अच्छी बात है, दोबारा से वीडियो देख लोगे मेरा। ओके आपको अगर कोई सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे, तो हम उसको प्रॉपरली डाइवर्जेंट कहते हैं, ठीक। और जो इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है इसे हम इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं नोट करके लिख लीजिए आप, जैसे मान लो ये सीक्वेंस है और ये डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेस कहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ओके। और दूसरी जो है ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली है, यानी अनबाउंडेड सीक्वेंस है, फाइनाइटली, है ना। तो इस केस में इसको हम प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, प्रॉपरली डाइवर्जेंट। इस केस में हम इसको इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ, मुझे लगता है आ गई होगी। डाइवर्जेंट का क्राइटेरिया ये होता है, जैसे मान लो कोई भी सीक्वेंस है हमारे पास, है ना, तो वो सीक्वेंस अगर मान लो सीक्वेंस है उसके आप सब सीक्वेंस बना रहे हो और दोनों सब सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट लिमिट पे जा रही है, यानी सिंगल लिमिट नहीं आ रही है, तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। या फिर मान लो वो सीक्वेंस अनबाउंडेड दी जाए, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मान लो मैं कुछ क्वेश्चन फिर उसी तरीके से लेता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास एक्स एन सीक्वेंस इस टाइप की आ गई, 1 + -1 की पावर n। तो इस टाइप की जब भी आपको सीक्वेंस मिले -1 की पावर n, इसे इवन और ऑड में तोड़ो। जैसे जब इवन में तोड़ोगे, n को इवन लोगे तो ये +1 आएगा, तो यानी 1 + 1, n को ऑड लोगे तो -1 आएगा, ये आएगा, तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो लिमिट पॉइंट जो होगा, लिमिट पॉइंट वो क्या है हमारे पास, 0 और 2, 2 लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट तो नहीं है, बट ये कंफर्म है, ये कैसी है, बाउंडेड है। और बाउंडेड होने के साथ साथ, बाउंडेड होने के साथ साथ ये कैसी है, ऑसिलेट फाइनाइटली, ऑसिलेट फाइनाइटली, ठीक, क्लियर। अभी जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले भी लिया था, एक बार फिर से ले लेता हूँ, -1 की पावर n एक्स एन को, और साथ में इसके ले लेता हूँ 1 + 1/n, है ना। एक बार इवन में तोड़ो, जब एन को इवन लोगे तो प्लस आएगा, यानी 1 + 1/n आएगा। एन को ऑड लोगे तो माइनस आएगा, -1 + 1/n आएगा। जब इन्फिनिटी लिमिट लगाओगे तो +1 की तरफ जाएगा और ये -1 की तरफ जाएगा। तो इस वाले सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट हो गए वो हो गया -1, 1। 2 लिमिट पॉइंट आए, यानी कन्वर्ज तो नहीं करेगा, पर ये ऑसिलेट फाइनाइटली है। ये क्या है हमारे पास, ऑसिलेट फाइनाइटली, ऑसिलेट फाइनाइटली। और ऑसिलेट फाइनाइटली है तो बाउंडेड सीक्वेंस ही होगा। ये सीक्वेंस यहाँ से क्या हुआ, बाउंडेड, क्लियर। यहाँ से भी ये सीक्वेंस कैसा हुआ, बाउंडेड, है ना। बहुत लेंदी हम आपको नहीं सिखा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में करोगे उस तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं ये वाली चीज, क्लियर। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन मैं ले लूँ, जैसे एक्स एन बराबर मैं ले लूँ 1/2 की पावर n, इस तरीके से। तो इस केस में जैसे n को इन्फिनिटी लेकर जाओ 0 पे जाएगा, तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई हमारे पास, कन्वर्जेंट हो गई। लेकिन अगर एक्स एन को हम ऐसे ले लेते हैं -2 की पावर n, तो जैसे इन्फिनिटी लेके जाओ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब जब कोई सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज करता है, तो उस डाइवर्ज करता है, तो वो हो जाते हैं प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कैसी हो जाती है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। जैसे ये क्वेश्चन ले लें हम, एक्स एन बराबर यम + 1/n। जब भी इस तरीके से डबल एरी में आपको सीक्वेंस मिल जाए, तो आपको क्या करना है, यम को फिक्स करना है, यानी m का 1 लेना है और 1/n को
1/n लिखना है, फिर m को 2 लेना है 1/n लिखना है, फिर m को 3 लेना है 1/n लिखना है, डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पे m को n लेना, इस तरीके से आएगी। अब ये भी हमारे 1 पे जा रही है, ये हमारे 2 पे जा रही है, हमारी 3 पे जा रही है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये वाली ओवरऑल सीक्वेंस 1 2 3 आएगी, ये हमारी n सीक्वेंस बन जाएगी। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, n सीक्वेंस। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स यानी अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी, ऑसिलेट इनफाइनाइटली कह सकते हो, है ना, क्योंकि दो तरीके से इसको सोच सकते हैं। तो ये n बन जाएगी और n क्या होती है, डाइवर्स करती है। जैसे मान लो एक सीक्वेंस और लेते हैं, बहुत अच्छी सीक्वेंस है कि xn हम डिज़ाइन कर रहे हैं 2 और एक डिज़ाइन कर रहे हैं लीस्ट प्राइम डज नॉट इक्वल टू 1 ऑफ n। जैसे यहाँ 2 जब n है हमारे पास इवन, और यहाँ पे क्या है, लीस्ट प्राइम डज नॉट इक्वल टू 1 ऑफ n जब है n ऑड। ठीक, 2 है जब n इवन है, लीस्ट प्राइम 1 जब n नहीं है, यानी n क्या है हमारे पास, ऑड है। तो ये वाली सीक्वेंस हमारे पास लीस्ट प्राइम डज नॉट इक्वल टू 1 ऑफ n। ओके, जब आप 1 ले रहे हो, 1 तो छोड़ ही दो, 2 लो, 2 लोगे तो इवन आएगा तो 2, 3 लोगे, 3 क्या है, प्राइम और ऑड प्राइम है, तो लीस्ट प्राइम लेना है, यानी लीस्ट प्राइम 2 ही होता है 1 को छोड़ के। और जब 4 लोगे तो 2 आएगा, 5 लोगे प्राइम है, 5 क्या है, प्राइम, तो उसके लिए लीस्ट प्राइम लोगे तो 2 आएगा। ये ओवरऑल हमारे पास यही सीक्वेंस आ गई। तो एक ऐसी सीक्वेंस हो गई कांस्टेंट, कांस्टेंट सीक्वेंस सेम नंबर पे कन्वर्स करती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक्सन सीक्वेंस ऐसी दी जाए 3 + 2 रूट n डिवाइड बाई रूट n, है ना, हमको लिमिट फाइंड करना है, लिमिट एक्सन क्या आएगी, एक्सन की लिमिट निकाल के दिखाओ। तो एक्सन की लिमिट बड़ी आसानी तरीके से फाइंड कर सकते, इसमें रूट n कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 3/रूट n + 2 और ये आ जाएगा रूट n बाहर, 1 आ जाएगा इधर, और जैसे इन्फिनिटी टेंड कराओगे n को तो ये आ जाएगा 0 + 2/1। तो ओवरऑल इसकी लिमिट कहाँ चली गई, 2 पे। हम ये लिख नहीं रहे हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, वो अपने आप लिख लीजिएगा। इसकी लिमिट कहाँ चली गई, 2 की तरफ चली गई। और एक बात याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चन जो अभी हम बताने जा रहे हैं कि अगर लिमिट आपको निकालनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी a⁴ ठीक, और जहाँ पे a क्या दिया गया है, पॉजिटिव, तो इसकी लिमिट हमेशा कैसी आएगी, इसकी लिमिट हमेशा कैसी आएगी, जैसे इन्फिनिटी रखोगे a⁴, a जब पॉजिटिव है तो वैल्यू आएगी 1। अगर आपको लिमिट निकालनी है ऐसे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n⁴ तो इसकी भी लिमिट क्या आएगी, n पॉजिटिव होता है तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1, इसी के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन बताओ, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n - 3/n + 1 है। ठीक, अब इसमें n कॉमन ले लोगे तो 2 - 3/n बचेगा, नीचे 1 + 1/n बचेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो 2/1, डेट इज आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप ये बात कि हम किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व आउट कर रहे हैं। अब जैसे इसकी लिमिट आपको निकालनी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 + डॉट 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 प्लस n/n²। तो आपको पता है कि ऊपर वाला जो टर्म है n टर्म का सम, उसे हम लिखते हैं n + 1/2 और यहाँ पे n²। जैसे आप इस पे n कॉमन लोगे तो 1 + 1/n / 2, ये कहाँ चला जाएगा, 1/2 की तरफ चला जाएगा। ऐसे मान लो ऊपर ऑड टर्म लिखते हैं तो ऑड टर्म का सम क्या होता है, उसे आप लिख के उसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है, ऐसा जहाँ तक मुझे लगता है। क्लियर? अब कुछ मान लो स्पेशल लिमिट्स आती हैं जिनके हमें निकालना होता है, लेकिन ईजिली वो फाइंड आउट नहीं होते हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे दिखाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आ गया xn, ये हमको क्वेश्चन दिया गया, xn बराबर हमको गिवन है 1 + 1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल + डॉट 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 1/n फैक्टोरियल। ठीक, हमको प्रूव करना है कि लिमिट एक्सन एग्जिस्ट, लिमिट एक्सन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब एग्जिस्ट करती है तो क्या आएगी और किसके बीच में लाई करेगी, हमें ये वाली बात निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये इंक्रीज करती है कि नहीं इंक्रीज करती है।
इंक्रीज करती है तो कहाँ पे इंक्रीज करती है, और डिक्रीज करती है तो कहाँ पे डिक्रीज करती है। और मोनोटोन दिखाने के बाद MCT लगाएंगे इसमें, मतलब पहले मोनोटोनिक दिखाएंगे फिर इसको बाउंडेड दिखाएंगे। और मोनोटोन और बाउंडेड अगर आपने इसको दिखा दिया तो कहानी बन जाएगी दोस्त, इतने काम हो जाएगा। मोनोटोन दिखाना है और बाउंडेड दिखाना है, तो कैसे इसको मोनोटोन दिखाया जाए और कैसे इसको बाउंडेड दिखाया जाए, इसके बारे में हमें बात करनी है, जो हम अभी आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो, जैसे एक्सन हमको दिया गया है, ये एक्सन तो हमारे पास जो गिवन है वही यहाँ पे। तो अगर आप एक्सन प्लस वन निकालोगे तो आएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियर, ये आएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, इसको एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन करो। जब इस वाली सीक्वेंस से इसको माइनस आप करोगे तो 1/n तक के सारे टर्म कट जाएंगे, बचेगा क्या 1/n प्लस वन का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसके लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ से हमको ये बात पता चली कि xn प्लस वन हमेशा बड़ा है किससे, xn से। यानी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी मोनोटोनिक तो है। और जब कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग होती है तो बाउंडेड बिलो पहले से होती है ना। तो बाय डिफॉल्ट इट इज बाउंडेड बिलो। ये क्या है, बाउंडेड बिलो। नाउ आवर टास्क टू शो गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव दिखा दें तो ये बाउंडेड हो जाएगी, और मोनोटोन है ही है, हमारे पास क्या मिल जाएगा, कन्वर्जेंट मिल जाएगा। ठीक, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दो। आपको पता है जो 2 फैक्टोरियल होगा हमेशा 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा। जो 3 फैक्टोरियल होगा हमेशा 2 स्क्वायर से बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली लेस होगा किससे, 2 स्क्वायर से। तो यहाँ से आपको 1/2 फैक्टोरियल लेस और इक्वल मिलेगा 1/2 के। यहाँ से 1/3 फैक्टोरियल आपको लेस और इक्वल मिलेगा, लेस देन मिलेगा 1/2 स्क्वायर से। जैसे ये 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। 1/4 हमेशा 1/6 से बड़ा होता है। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल जब आप करोगे तो ये बड़ा होगा 2 की पावर 3 से, यानी जो है 1/4 फैक्टोरियल ये लेस देन होगा 1/2 की पावर 3। ऐसे डॉट 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 करते चले जाओगे। n फैक्टोरियल जो होगा हमेशा बड़ा होगा 2 की पावर n माइनस वन से, क्योंकि एक पावर कम कर रहे हैं। तो 1/n फैक्टोरियल जो होगा वो लेस देन होगा 1/2 की पावर n माइनस वन से। क्लियर। तो ये करने के बाद जो हमारे पास गिवन एक्सन है, हमारे पास जो एक्सन दिया गया, एक्सन क्या है एग्जैक्टली, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1/n फैक्टोरियल। यही है, बहुत बढ़िया। अब ये हमारे पास क्या है, इसको हम लेस देन कर सकते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 2 फैक्टोरियल को 1/2 लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल को 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं, डॉट 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 n फैक्टोरियल को 2 की पावर n माइनस वन लिख सकते हैं। अब ये लेस देन 1 प्लस, ये जो इतने टर्म है जीपी बन गया, n टर्म का जीपी। तो जीपी का फार्मूला होता है a माइनस ये होता है a 1 माइनस r की पावर n अपॉन माइनस r, इस टाइप का फार्मूला होता है। तो ये आ जाएगा a की वैल्यू हमारे पास क्या है, डिफरेंस इसका कितना है बताओ, 1। पहला टर्म 1 है, फिर 1 माइनस r क्या है 1/2 की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2, यानी 1 माइनस r। इस तरीके से फार्मूला बना दिया। इसको जब सॉल्व करोगे 1 प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइड बाई 2 एकम 2, यानी 1/2 आएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 और 1 3 हो जाएगी, माइनस का 2/2 की पावर क्या हो जाएगा n, यानी 3 माइनस 1/2 की पावर n माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे टर्म। और फिर जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 की तरफ जाएगा, तो ये ओवरऑल 3 आ गया। ये लेस किससे हो गया, 3 से। जो एक्सन है
वो लेस देन हो गई किससे, 3 से। बहुत सही। अगर एक्सएन 3 से लेस हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्सएन के अंदर टर्म आ रही हैं ये सारी की सारी टर्म 2 से तो बड़ी ही होंगी, 2 से तो बड़ी ही होंगी। एक्सएन 2 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। इसके बीच में इसकी लिमिट लाई करेगी। यहाँ से हमको ये पता चला कि एक्सएन जो है, एक्सएन बिलोंग कर गया किसके, 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ से ये पता चला मोनोटोन प्लस बाउंडेड, ये मिलके क्या हो गया हमारे पास, कन्वर्जेंट बाय एमसीटी, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से। आई थिंक ये वाली बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी, है ना। अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब जो हमने 1/n वाला क्वेश्चन रोका था उसको भी इसी से हम कर सकते हैं और दिखा सकते हैं आपको कि कैसे टर्म्स हो रही होंगी इसकी, है ना। जैसे करते हैं क्वेश्चन एक, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है 1 + 1/n की पावर n, ये सीक्वेंस ये e की तरफ कन्वर्ज करती है, ठीक। तो हमारे पास जो एक्सन है वो 1 + 1/n जो होल्ड किया था उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसे बाइनोमियल से ओपन करो, 1 + n/1 x ये हो गया, प्लस n-1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n² प्लस n-1 n-2/3 फैक्टोरियल 1/n³ हो जाएगा, प्लस डॉट 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 इस तरीके की टर्म आएंगी, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 1 + 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल, ठीक। इसके अंदर क्या किया, इसे हम लिख सकते हैं 1 - 1/n, यहाँ से एक n से एक n कैंसिल हो गया, इस n को एडजस्ट किया तो ऐसा आ गया, प्लस सेम इसी तरीके से इसको एडजस्ट करोगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ से n³ कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 - 1/n, फिर हो जाएगा 1 - 2/n, इस तरीके का टर्म बनेगा, प्लस डॉट 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 इसी तरीके से लास्ट में बनाएंगे तो 1/n फैक्टोरियल आएगा 1 - 1/n, फिर आएगा 1 - 2/n, फिर आएगा 1 - 3/n, प्लस डॉट 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 1 - n-1/n, इस तरीके के टर्म आ जाएंगे जब हम इसको बाइनोमियल से ओपन करेंगे। तो आपको 100% ये बात पता है कि अगर 1 से आप k/n टाइप का कुछ भी घटाएंगे तो हमेशा कैसा आएगा, 1 से तो छोटा ही आएगा टर्म, क्योंकि आप घटा रहे हैं 1 से छोटा आएगा। और जहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, n-1 तक है कुछ भी, है ना। तो यहाँ से हमको एक बात पता चली कि अगर 1 - k/n टाइप से कुछ घटाएंगे तो हमेशा 1 से छोटा आएगा, जहाँ पे k की वैल्यू 1 2 से लेके n-1 तक है। क्लियर, ओके। यहाँ से पता चला कि जो xn है वो लेस देन है 1 पहला टर्म, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म। अब देखो ये वाला टर्म तो 1 से छोटे ही है तो 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर 1/3 फैक्टोरियल, इसी तरीके से टर्म आती जाएंगी, 1/n फैक्टोरियल हो जाएगा। अभी इस सीक्वेंस के बारे में आपने सीखा है कि ये जो सीक्वेंस होती है ये 2 से 3 के बीच में क्या होती है, बाउंडेड होती है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि एक्सन बाउंडेड हो गई और मोनोटोन तो है ही है, तो साथ में क्या हो गई, कन्वर्स कर गई। 2 से 3 के बीच में ही पॉइंट आता है E7 2.74 करके E का मान, तो ये जो टर्म होती है 1/1/n की पावर n ये कहाँ पे E पे कन्वर्स करती है, वो इसी में आता है। तो दोनों चीज़ें हमने आपको एक साथ में एक्सप्लेन कर दी, है ना। और भी सीक्वेंसेस हैं 4-5, और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं तब करते हैं, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।